वक्फ अरबी भाषा के एक शब्द वकूफा से बना। वक्फ का मतलब है दान की हुई संपत्ति, और दान वो चीज है जो वापस नहीं मांगी जाती। एक बार दे दी गई तो दे दी गई, लेकिन आरोप ये कि अब वक्फ जमीनें दान में नहीं लेता बल्कि हड़पता है। जैसे कब्रिस्तान के पास कोई जमीन है तो उसे भी अपना बना लेता है, ईदगाह के पास जमीन है तो उस पर भी अपना नाम लिख लेता है। अब जरा इस पर मोटा मोटा कानून भी आप समझ लीजिए। तो कानून यह है कि अगर वक्फ आपकी संपत्ति पर अपना हक जता देता है तो साबित आपको करना है कि ये संपत्ति आपकी है। यानी साबित कौन करेगा? आप, जो ये मानकर चल रहे हैं कि संपत्ति आपकी है। और कहां साबित करेंगे? वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाकर। यानी जिस पर आपकी संपत्ति हड़पने का आरोप है वही अदालत बिठाएगा और वही फैसला भी सुनाएगा। आप देश की सबसे बड़ी अदालत भी नहीं जा सकते आप ऐसी स्थिति में। बस ऐसे ही मामलों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने वक्फ की संपत्तियों की जांच का फैसला किया, जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने मिनी एनआरसी बता दिया। जल्दी से एक बार फिर हम आपको बताते हैं आज इस मुद्दे पर हम ये बहस आपके लिए क्यों लेकर आए हैं। ये बहस जरूरी है क्योंकि यूपी में मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूपी में सर्वे पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये बहस जरूरी है क्योंकि योगी सरकार पर टारगेटेड सर्वे का आरोप लग रहा है और राजनीति पूछ रही मठों का क्यों नहीं करा रहे। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वक्फ सर्वे पर मजहबी कार्ड भी खेला जा रहा है, टारगेटेड सर्वे से बताया जा रहा है। और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई संपत्तियों पर अवैध कब्जे के आरोप भी यहां पर लग रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। इसमें एक मामला आपको तमिलनाडु का भी मिलेगा, उसे ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश में फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मदरसों के सर्वे पर सियासी पारा भी थोड़ा भी ठंडा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के नए फरमान पर तलवारें खिंच गई हैं। योगी सरकार का फरमान है कि यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद अब तमाम वक्फ संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए सारी वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास 8,000, तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 1.25 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। गत वर्षों में किसी भी तरह की जो सरकारों ने जो एफर्ट्स नहीं लगाए वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए, मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव काम कर रही है। और इससे बहुत बड़ा एक फायदा ये होगा कि रिकॉर्ड्स एकदम अपडेट हो जाएंगे। राजस्व के वक्फ संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचा नहीं जा सकेगा, उसके ऊपर अवैध तरीके से पट्टे नहीं किए जा सकेंगे। योगी सरकार का कहना है कि सर्वे होगा तो वक्फ का सच सामने आएगा, उनकी संपत्तियों में फैले भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी। गरीब मुसलमान को जो वक्फ की संपत्ति है उसमें उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके, बल्कि उसको कुछ विशेष प्रकार के माफिया लोग प्राप्त कर रहे हैं। अगर सर्वे कराने से कोई सच सामने आता है, वक्फ की संपत्ति खाली होती है और उसको गरीब मुसलमानों को कहीं पर कुछ उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है, सरकार की पवित्र मंशा है। लेकिन विपक्ष को वक्फ के सर्वे में भी मुसलमानों को परेशान करने की साजिश दिख रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये भी छोटा NRC है। उन्होंने पलटकर ये भी पूछा कि वक्फ संपत्तियों का ही सर्वे क्यों, मंदिरों, धर्मशाला और मठों का क्यों नहीं। अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। यूपी में वक्फ संपत्तियों के सर्वे पर उठते सवालों के बीच तमिलनाडु के त्रिची के एक गांव की तस्वीर भी देखनी चाहिए। हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले पूरे तिरुचंथुरई गांव को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। यानी इस गांव के खेत, खलिहान, घर, कुआं सब कुछ वक्फ के नाम कर दिया। हिदायत दे दी कि वक्फ से पूछे बिना इनमें से कुछ भी बेचा खरीदा नहीं जा सकता। हालांकि लैंड रजिस्ट्रार ऑफिस के दखल देने के बाद गांव वालों को राहत मिल गई। ऐसे में सवाल है कि तमिलनाडु के त्रिची की ये कहानी कहीं यूपी में भी तो नहीं दोहराई जा रही। लेकिन मामले में अब सियासत भी आ गई है। योगी सरकार के लिए ये भरोसा दिलाना आसान नहीं कि उसके निशाने पर सिर्फ वक्फ की अवैध संपत्तियां हैं, मुसलमान नहीं। इसलिए क्योंकि कभी मदरसा सर्वे के नाम पर तो कभी बुलडोजर के नाम पर आरोप लगातार एक तरह के लग रहे हैं।
खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं, फिरोज बख्श साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव तुली पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फिरोज बख्श साहब हमारे साथ हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं AIM का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही हमारे साथ सुमैया राणा है, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल कलीमुल हफीज आपसे, आपने सुना अभी क्या कर रहे थे यूपी के डिप्टी CM, वो ये कह रहे हैं हम तो माफिया मुक्त कराना चाहते हैं, हम तो गरीब मुसलमान को जमीन देना चाहते हैं, फिर आपको इसमें टारगेटेड सर्वे कैसे दिखाई दे रहा है सदुद्दीन ओवैसी को? 1 मिनट का वक्त है आपके पास पहले जवाब के लिए। मैडम, आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि वक्फ बोर्ड माफिया हो गया और वो आसपास की जमीन हड़प लेता है। आपने एक दिखाया डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो गरीब मुसलमानों को इससे फायदा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। सच्चाई ये है कि 89 में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था उसमें यह था कि वक्फ बोर्ड की जो गजटेड प्रॉपर्टी है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्रिस्तान, ईदगाह या मस्जिद नहीं लिखा है, सिर्फ उसमें उन्होंने लिखा बंजर भूमि, ऊसर भूमि या भीटा, उसकी जगह आप उसे कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिद दर्ज करिए। तो 89 के ऑर्डर के हिसाब से जो वक्फ गजट था उस हिसाब से रेवेन्यू में भी उसका यूज कब्रिस्तान, मस्जिद और ईदगाह रख दिया गया। तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल करा सरकार ने और उसको ये कहा है, आदेश दिया कमिश्नर को कि 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट ये दीजिए कि ये जो इस आदेश के तहत कितनी प्रॉपर्टीज वक्फ में, रेवेन्यू में वक्फ की तरह दर्ज की गई, उनको आप वापस करिए। यानी सरकार बिल्कुल वक्फ को लूटना चाहती है, वक्फ से प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ और कह रहा है और हमारी जी न्यूज का पैकेज कुछ और कह रहा है। तो आप पहले तीनों लोग ये तय कर लीजिए कि आप चाहते क्या हो। कैसे है, मुसलमानों को टारगेट कैसे किया जा रहा है? आप तो मुझे जाकर ये एक्सप्लेन करने लगे कि कोर्ट का ये कानून क्या है और ये 89 का ऑर्डर है। सर मैं पूछ रही थी टारगेटेड सर्वे से क्या मतलब था सदुद्दीन ओवैसी का? अब आप वापस आइएगा तब ये बात रखिएगा। उससे पहले मनीष शुक्ला जी, आप तो वक्फ को ही लूट लेना चाहते हैं, ये आरोप आपके ओपोनेंट्स लगा रहे हैं। ये टारगेटेड सर्वे है, ये भी कह रहा है सदुद्दीन ओवैसी। आपका जवाब, 1 मिनट आपके पास। 7 अप्रैल 1989 में एक राजस्व आदेश के तहत भीटा, ऊसर और इस तरह की जमीन जो वक्फ की है, वक्फ के नाम लिख दी जाए, इस तरह के आदेश की आड़ में तमाम सरकारी जमीनों को भी वक्फ के नाम पर कर दिया गया। एक विषय। दूसरा विषय यह है कि तमाम वक्फ की जमीनों को भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो सर्वे और सीमांकन का आदेश दिया है उससे जो सरकारी जमीनें वक्फ में दर्ज हो गई हैं और जो भूमाफियाओं ने वक्फ की जमीन को कब्जा किया है, दोनों छुड़ाई जाएंगी। और वक्फ को किसको कहते हैं? अल्लाह के आदेश पर धार्मिक और चैरिटेबल कार्य के लिए वक्फ की जमीन दी गई थी। तो उस उपयोग में जिस पवित्र उद्देश्य से दिया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। तीसरी बात, 1960 का जो वक्फ का 1 मिनट पूरा हो गया है। सुमैया राणा ये कह रहे हैं एक तरह का ऑडिट है, ये भूमाफियाओं की भी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पवित्र कार्य के लिए दिया गया था उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपका जवाब 1 मिनट। इसमें हिंदू मुसलमान किसे दिख रहा है और क्यों दिख रहा है? अदिति जी, हिंदू मुसलमान तो यूं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कोई मुसलमान नहीं मिलता जिसको टिकट दे दे चुनाव लड़ने के लिए, कोई मंत्री नहीं बना सकती मुसलमान, लेकिन गरीब मुसलमानों का नाम लेके ढोंग रचने में बहुत माहिर है। और सबसे बड़ी बात तो आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये पता चली कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत भोले हैं, उनको ये पता ही नहीं कि पिछले 20 साल से काबिज जो चेयरमैन है इस वक्त वक्फ बोर्ड के, वो सारी सरकारों की मलाई खाते हुए आए। पिछला 5 साल उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट में निकाला, इस 5 साल भी वो चेयरमैन है। तो इसका ये किस तरीके का भला चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड का, गरीब मुसलमानों का, मुझे आप समझाइए तो मैं समझूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और ये कहना चाहती हूँ, आज की तारीख में वक्फ बोर्ड में 75% वहां पे काम करने वाले लोग ठेके पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर, और 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनको 6 पे कमीशन की तनख्वाह मिलती है। मैं क्या जान सकती हूँ ये बात भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए पैनलिस्ट से कि क्या इन लोगों का रोजगार परमानेंट किया जाएगा, क्या इनकी नौकरियां परमानेंट की जाएगी? शुरुआत तो होनी चाहिए कहीं से। रोजगार आप दे नहीं सकते, सर्वे के नाम पे हिंदू मुसलमान का तमाशा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। आपका 1 मिनट पूरा हो गया। राजीव तुली जी ये कह रहे हैं कि आप सर्वे के नाम पर हिंदू मुसलमान करते हैं। धन्यवाद अदिति।
पहले तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, तो उसमें ये वक्फ बोर्ड चाहिए क्यों और उसको सरकार का संरक्षण क्यों चाहिए और ऐसी पावर्स क्यों चाहिए जैसी पावर वक्फ एक्ट में दी हुई है। वक्फ एक्ट का जो आर्टिकल 3 है वो कहता है कि यदि वक्फ ने सोच लिया कि ये जमीन वक्फ की है तो वो जमीन वक्फ की हो जाएगी और वक्फ उस जमीन पर बैठे हुए व्यक्ति को नोटिस सर्व करने के लिए भी बाध्य नहीं है। और उन 3 सालों में यदि जिसकी वो भूमि है वो वक्फ के पास आकर के कह देगा, उसको प्रूव कर देगा। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। वक्फ के सिलसिले में ये न्याय व्यवस्था बिल्कुल पलटी जाती है। ये है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो ये ऐसा वक्फ का एक्ट चाहिए क्यों एक सेक्युलर देश में? ठीक है, यहाँ पर फिरोज बख्श जी सवाल आप देख रहे हैं, सियासत कह रही है इसमें हिंदू मुसलमान हो रहा है, वहीं सरकार कह रही है भू माफियाओं को कंट्रोल करने की कोशिश है। 1 मिनट। मैं इसमें कहना चाहूंगा, वक्फ का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का समय है। एक वक्फ अल्लाह होता है जो सबके लिए, यतामा, गुरबा, मसाकिन, गरीब लोगों के लिए होता है। जैसे कि एक यूपी के मंत्री ने भी कहा कि हम जो गरीब लोगों को बेनिफिट करने के लिए वक्फ की संपत्ति को छुड़ाना चाहते हैं जो भू माफियाओं के पास है। एक होता है वक्फ अल्लाह औलाद, उससे किसी का मतलब नहीं, वो अपनी औलाद के लिए होता है। अब यहाँ हुआ क्या मैं बताऊं, दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली की 77% जमीन जो है वक्फ की है। होता क्या था पहले, सल्तनत और मुगलों के जमाने में ये राजे महाराजे बादशाह गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए सब छोड़ जाते थे। अब हुआ क्या, वक्फ के जो ऑफिसर्स आए उन्होंने इन जमीनों को बेचना शुरू कर दिया। रातों रात पर्चियां पलट देते थे, इनके वकील जाके मुकदमे लड़ते नहीं थे। तो जितनी भी वक्फ की जमीन गरीबों के लिए थी, बिल्कुल सही कहा यूपी के मंत्री ने कि उस जमीन को भू माफियाओं से छुड़ा के, चाहे वहां कोई मॉल बना हो, चाहे मार्केट बनी हो, चाहे कुछ भी बना हो। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है वो भी वक्फ की जमीन पे है। खैर वो तो एक पुरानी बात है, लेकिन ये सर्वे बहुत अच्छी चीज है। इसमें बिल्कुल सही कहा गया है कि ठीक है, आप सुनिए। डॉक्टर शोएब जमई, 1 मिनट है आपके पास आपके पहले जवाब के लिए। आपने सुन लिया अभी फिरोज बख्श साहब ने क्या कहा, अच्छी कोशिश है, अच्छा सर्वे है, गरीब मुसलमान को जमीन वापस मिलेगी। अरे भाई, आप लोग क्या उल्टी गंगा बहा रहे हैं? ये क्या नया नियम आपने जो यहाँ से एक नैरेटिव बनाया कि भाई वक्फ जो है जमीनें कब्जा कर रहा है? नहीं, गलत बात। वक्फ की जमीनें कब्जा की गई है। वक्फ की जो प्राइम प्रॉपर्टीज पे जो जमीनें थी उस पर मॉल और मार्केट बना दिए गए और उन मार्केट का जो एक एक दुकान, जो बड़े बड़े शोरूम है, उसको आज भी 50 रुपये जो है यहाँ से महीना वो रेंट देते हैं उसका। क्यों? 1965 में और 66 में आपने मुआहिदा किया था, तो आप 50 रुपया रेंट देंगे। और दूसरा, राजीव त्रिवेदी जी पता नहीं क्या पढ़ के आते हैं, सेकुलर कंट्री। भाई हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड क्यों है फिर सेकुलर कंट्री में? हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी एक्ट क्यों है फिर सेकुलर कंट्री में? क्या बात करते हैं? यूनिफॉर्मिटी और सेमनेस का मतलब समझते हैं आप? यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो हिंदू कल्चर हो वो भी मुस्लिम कल्चर हो। जो मुसलमानों की जमीन जो वक्फ बाय डीड है और वक्फ बाय यूजर है, उसका इस्तेमाल तो सिर्फ इसी कम्युनिटी के लिए होगा ना, तो उसके लिए एक्ट की तो जरूरत होगी। और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। सुनिए, बताइए मुझे जरा, मठों के लिए कौन सा एक्ट है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है ना, कौन सा एक्ट है? हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है आपके यहाँ, इसलिए तो हमने कहा कि उसका सर्वे। सुनिए, यहाँ पर सुनिए, ध्यान से तथ्यों पर बात कीजिएगा। जिन मठों की आप बात कर रहे हैं वो जाकर किसी जमीन पर दावा कर देंगे तो वहां पर उस पार्टी को साबित करना पड़ेगा। उनका मामला कहां जाता है? उनके मामलों की सुनवाई कहां होती है? 1995 का जो एक्ट बना है उसमें ये जो सेक्शन 83 है जो ट्राइब्यूनल में जाने की बात करता है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से बना है ना। तो आप जस्टिफिकेशन देने पर आ गए, अभी जस्टिफिकेशन देने पर आ गए। अभी सवाल उठा रहे थे यूनिफॉर्मिटी और सेमनेस में अंतर नहीं पता आपको, अब जस्टिफिकेशन देने लगे आप। अब जस्टिफिकेशन क्यों देने लगे आप? अब एक्सप्लेनेशन में क्यों चलेगा? फर्क समझ आने लगा ना लोगों को, फर्क समझ आने लगा आपको। राजीव तो लीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे, जवाब ले लीजिए। और शोएब जमई, एग्रेशन अच्छी बात होती है अगर सही बात के लिए हो, लेकिन एग्रेशन से आप झूठ को सच।
साबित करने की कोशिश करेगा तो नहीं चलेगा शोएब जमई। ये बहुत क्लियर रखिए अपने दिमाग में, एकदम क्लियर। राजीव तुली, शोएब जमई साहब से, शोएब जमई जी से एक बात ये भी पूछ लीजिए, जिस ट्रिब्यूनल की वो बात कर रहे हैं उस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबरान कौन है? एक। दूसरा, ये जो तमिलनाडु में 1500 साल पुराने गांवों को वक्फ की जमीन क्लेम कर लिया है, 1400 साल पुराना कुल इस्लाम है, 1500 साल पुराना ये गांव और उसका और हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं राजीव तुली जी, भूमि क्लेम कर लिया है, तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। और उसमें मंदिर भी है सर, उसमें मंदिर भी है, बिल्कुल मंदिर है। वो वक्फ की जमीन कैसे हो गई साहब? ये क्यों वो वक्फ की जमीन कैसे हो गई? सुन लीजिए जवाब इस पर। यहाँ से ये जो तमिलनाडु का मामला आया, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के चेयरमैन TN रहमान ने ये कहा ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि हमने सब रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर दिया था, क्योंकि हमारे पास ये सूचना आई थी कि ये हमारे सर्वे में बात ये आई कि भाई ये जमीन जो है कब्जा कर ली गई वक्फ बोर्ड की, तो हमने उस गांव को नोटिस भेजा। उस नोटिस में सब रजिस्ट्रार ने त्रुटि की, ऑफिशियल जो है वो गलतियां की और वो मंदिर की जमीन उसके जद में आई, जिसके बारे में उन्होंने कहा इसको वापस ले लिया जाएगा। आप इस एक मामले जो कि ऑफिशियल त्रुटि नहीं है जी, ये एक मात्र नहीं है। आप और मैं, आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली के आपको 50 ऐसे मामले बता सकता हूं। शोएब जमई, राजीव तुली की बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। राजीव तुली की बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। दूसरा, आप बताइए कौन से दूसरे मत पंथ संप्रदाय के एक्ट में ये कहा गया है कि वो डीएम को जाकर के अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकते हैं? अगर आज सुप्रीम कोर्ट की जमीन को वक्फ बोर्ड कोई क्लेम कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को वक्फ के सामने जाकर के खड़ा होना पड़ेगा अपनी रजिस्ट्री दिखाने के लिए कि ये हमारे कागज हैं, और उसमें भी निर्णय जो करेंगे ये अभी आप मुझे पता है आप 2022 वाले निर्णय का उसमें वो देंगे, उससे पहले तक अभी यही हो रहा था और अभी तक प्रेसिडेंस वही है, अभी तक वही है। अब आप उसको कहां जाके, नहीं मैं कहीं नहीं फंसा साहब, मैं कहीं नहीं फंसा, मैं आपको, मेरे पास पूरा बेयर एक्ट है, मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ के सुना सकता हूँ। आप राष्ट्रीय चैनल पर जो बात कर रहे हैं मैं उसका पूरा बेयर एक्ट पढ़ के सुना सकता हूँ, ये बेयर एक्ट है मेरे पास पूरा आपका। मुझे पता है, मैं आपको एक्ट पढ़ के बता रहा हूँ, पूरे सेक्शंस पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ये मुझे सिर्फ एक छोटी से जवाब दीजिए कि वक्फ बोर्ड किसी भी सरकार जब भी आती है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट के तहत जब CEO जफर साहब की नियुक्ति हुई वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में, तो ये मुख्यमंत्री के आदेश से हुई, यानी वो राज्य सरकार का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में किसी जमीन को जबरन यहां से रजिस्टर कराया गया है, तो क्या आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है? CEO के पास रिकॉर्ड नहीं है? इस रिकॉर्ड को छानने के लिए आपको क्या पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे की क्या जरूरत है? तो आपको क्या दिक्कत हो रही है सर्वे हो रहा है तो? आपको क्या दिक्कत हो रही है अगर सर्वे हो रहा है तो? आपको क्या दिक्कत हो रही है? कलीमुल्लाह फीस, इसमें टारगेटेड क्या है? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। पहली बात शोएब जमई, अगर जिसकी जमीन पर जाकर क्लेम कर दिया उसे जाकर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरी जमीन है, तो आप तो जो प्रीमाइसेस हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसमें जिसकी जमीन पर आप कब्जा कर रहे हैं उससे प्रूव करा रहे हैं। हो तो मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए। जिन असीमित अधिकारों की बात मैं कर रही थी, जिस पर आपने सफाई देने की कोशिश की, तो पार्लियामेंट लेकर आई थी। तो सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अभी आपने गिनवाना शुरू किया, अरे इस वक्फ बोर्ड में तो फलाना का अपॉइंटमेंट CM साहब ने किया था। अरे तो ठीक है ना, जब आप कह रहे हैं कि सरकार की इसमें से है, आप ही का आर्ग्यूमेंट यूज कर रही हूँ, सरकार की आप इसमें से बता रहे हैं, तो ठीक है सर, फिर सरकार को करा लेने दीजिए सर्वे, फिर तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप जो आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं वो दो धारी तलवार है सर, दो धारी तलवार है, उसमें आपकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी फिर। ठीक है, तो बात वो कीजिए जो आप ही को गलत साबित ना करने लगे। जवाब लीजिए मनीष शुक्ला से जवाब लीजिए, उसके बाद फिरोज बख्श साहब। जानकारी नहीं है, एक बार में सिर्फ एक आवाज चाहिए मुझे, सिर्फ एक आवाज। इस तरह से डिबेट नहीं होगी हंगामा मचाने से, शोर मचाने से। देखिए, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो आदेश दिया है उसके आलोक में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। वक्फ नियम 1905 स्पष्ट करता है कि कोई भी वक्फ संपत्ति स्वतः पंजीकृत नहीं हो सकती, वक्फ के हितबंध संपत्ति की आवेदन पर ही हो सकती है। लेकिन 7 अप्रैल 1989 को जो रेवेन्यू आदेश जारी हुआ
उसकी आड़ में तमाम सरकारी ऊसर भूमि, बंजर भूमि और बीटा की जमीन वक्त के नाम पर पंजीकृत हो गई, जबकि अधिनियम के अनुसार हो ही नहीं सकती बिना आवेदन के। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वक्त की संपत्तियों पर भी तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। जो हमारा आदेश है, हमारी सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का आदेश है, उससे जो सरकारी संपत्तियां हैं गैर तरीके से वक्त की संपत्ति के रूप में पंजीकृत है, वो छूटेंगी। और दूसरा, जो वक्त की संपत्ति है भूमाफियाओं के कब्जे में है, वो उनसे छूटेगी। और जिस उद्देश्य के लिए ठीक है, आप 2 पॉइंट उठा रहे हैं, 2 पॉइंट उठा रहे हैं मनीष शुक्ला यहाँ पर। कलीमुल हफीज ये 2 बातें कह रहे हैं। एक बात ये कह रहा है जो सरकारी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा है वो जमीन छूटेगी, और जो वक्फ की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा है वो छूटेगा। फिर आपको इसमें टारगेटेड क्या दिख रहा है कलीमुल हफीज? देखिए, पहले तो ये तय कर लें कि जो सरकार का मंत्री क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक मंत्री क्या कह रहा है और ये प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। और हैरानी की बात ये सब अलग अलग बोल रहे हैं। एक साहब ने कहा कि साहब वो तो जिस पे हाथ रख देगा वक्फ बोर्ड उसकी जमीन हो जाएगी, एक्ट ये कहता है। इन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा, उसी की काट अभी मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो ही संपत्ति उसमें रजिस्टर्ड हो सकती है जो उसकी वक्फ होगी। यानी यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन देख लीजिए। अब मैं आता हूं असली बात पे, जो ये सरकार चोर दरवाजे से चलिए क्लैरिटी लेते हैं, क्लैरिटी लेते हैं। कलीमुल हफीज, कलीमुल हफीज, ना कॉन्ट्रडिक्शन की आप बात कर रहे हैं ना। एक छोटा सा जवाब, एक छोटा सा जवाब दीजिए मुझे। मेरा सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए जी। बोलिए। वक्फ जिस प्रॉपर्टी पर अपना हक दायर करेगा, क्लेम करेगा, उसमें साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं बताता हूं आपको क्या एक्ट है, वो इन्होंने गलत पढ़ा है। ना आप बताइए ना, आप बताइए, आप बताइए। ये सर्वे कराना है और ये मैं बता रहा हूं ना, आप सुनिए। आप वक्फ को उस प्रॉपर्टी का सर्वे कराना है, सर्वेयर से ये साबित करना है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और अगर उस पर कोई विवाद होगा तो ट्रिब्यूनल में चलेगा। ट्रिब्यूनल में जो इनको पता नहीं है 3 मेंबर होते हैं, एक आईएएस होगा, दूसरा जज होगा या आईएएस होगा, तीसरा एक इस्लामिक स्कॉलर होगा। ये 3 मेंबर होते हैं और वो जरूरी नहीं है कि मुस्लिम होंगे। दिल्ली वक्फ के ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक मुस्लिम है, इस्लामिक स्कॉलर, दोनों गैर मुस्लिम है। तीसरी बात, जब तक उस वक्फ बोर्ड के पास सबूत नहीं होगा कि ये वक्फ की है, तब तक वो वक्फ ना तो गजट हो सकती है और ना वो रेवेन्यू में चढ़ सकती है। ये सब जो मीडिया में नैरेटिव झूठ चलाया जा रहा है, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। वक्फ के पास सर्वे कराने से पहले कहीं से परमिशन लेनी होगी। वक्फ जो क्लेम करता है, सर्वे कराने से पहले ये परमिशन लेनी होगी किसी से? नहीं, वक्फ तो एक सरकारी एक डिपार्टमेंट है, इलेक्टेड डिपार्टमेंट है, वो सर्वे करेगा। पावर जिसके पास वही लॉयर भी, वही जज भी, और ये यहाँ कह रहे गलत नैरेटिव बताया जा रहा है। नहीं सर, आप ये बताइए मुझे, आप फिर गलत कह रही हैं। ना आप मुझे बताइए, पुलिस, आप मुझे ये बताइए, आपको इसमें टारगेटेड क्या दिखाई दिया? एक सेकंड सर, सुनिए ना, आप मुझे मुद्दे पर बताइए, मुद्दे पर रहिए। आप राजनीति करते हैं, राजनीति ही करिए। इसमें मिनी एनआरसी क्या है? बताइए आप। आज आप फंस गई हैं, आज आप गलत पेश कर रही हैं। मैं फंसती नहीं हूं सर, मैं पढ़कर आती हूँ, आप फंस गए हैं। सर्वे कराने की पावर दे रहे हैं, वक्फ के पास सर्वे कराने की पावर भी बता रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि ना वक्फ को कुछ नहीं करना, अच्छा वक्फ को प्रूव करना है। अरे सर्वे जब करा रहा है, जिसको पावर दे रखी है, उस पावर को इग्नोर कर देंगे ये? और मुझे कह रहे हैं फंस आप गए, ज्ञान पढ़ाते पढ़ाते आप फंस गए। एक बात सुनिए, ठीक है? और ये बताइए मुझे, अब आप मुझे दूसरी बात बताइए। आपके इसी आर्ग्यूमेंट को मुझे एक्सपोज करना था। और दूसरी बात बताइए, सुनिए मेरी बात, झूठ बात आप कह रही हैं। ट्रिब्यूनल में मैं क्यों जाऊं? एक सेकेंड, एक बात बताइए मुझे, ट्रिब्यूनल में जाने को आप बड़ी शान की बात बता रहे हैं सर, बहुत शान की बात करा रहे हैं। जब मैं और मुद्दों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकती हूँ, जब मैं और मुद्दों में सिविल प्रोसीजर फॉलो कर सकती हूँ, तो मेरे ऐतराज तो किसी भी बात पर हो सकते हैं। तो आप इसमें कौन सी शान और अपनी कौन सी शान के कसीदे पढ़ रहे हैं कि वहां ट्रिब्यूनल में फला फला मेंबर होंगे? आप सुनिए, आप आराम से देखिए। अगर मेरा और आपका एग्रीमेंट हो और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज हो, तो पहले मुझे आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो आपको पहले कैट में जाना पड़ेगा। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ ना, मुझे आप नियम कायदे मत पढ़ाइए। जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि इस एक्ट के कोर में वो सवाल है, इस एक्ट से जुड़े हुए वो सवाल है। उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप मुझे, और इधर उधर का नियम कायदा पढ़ा रहे हैं आप मुझे। अब ये बताइए, तीसरे सवाल पर आइए। अब आ जाइए राजनीति पर, मुझे समझ आ गया, आपने कोई नहीं पढ़ा, ठीक है, समझ आ गया मुझे। तीसरा सवाल बताइए मुझे, क्या टारगेटेड सर्वे है ये? क्या टारगेटेड सर्वे?
ये टारगेटेड सर्वे ये है कि जब सरकार ने उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी को सही कर लिया तो अब उसको बाकायदा वापस करने का, जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको छीनने का ये टारगेटेड सर्वे है। ये मुसलमानों की जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है उससे ये छीनने का और मुसलमानों को टारगेट करने का। जिस तरीके से सर्वे जो अनएडेड मदरसे थे जहां पे सरकार कोई एड जवाब ले लीजिए आप, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वक्फ प्रॉपर्टी ना, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। फिरोज भट्ट साहब, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, कह रहे हैं आईएम के प्रवक्ता। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, सर आप दूसरों से भी समझ लीजिए। आप जितना समझा पाए सुना दर्शकों ने, सुन लिया आपने कितना एक्ट पढ़ा। मेरी बात सुन लीजिए, फिरोज भट्ट की आवाज, फिरोज भट्ट की आवाज, आप इनका फेडर डाउन करिए। हाँ, यू प्लीज लोअर इस फेडर। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैंने सबकी बात सुनी, सब लोग 10 मुंह 10 बातें कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंड स्कैम है, जो सबसे बड़ा भू माफिया हुआ है और डे लाइट रॉबरी हुई है, वो वक्फ लैंड की हुई है। इसके बाद मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो लैंड माफिया हुआ है, ये इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? सरकार का नहीं है। बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, फलानी सरकार, सबसे बड़ा हाथ इस वक्फ की जमीन के खुर्द-बुर्द होने के लिए खुद वक्फ के सरकारी जो ऑफिसर हैं उनका है। वो बेईमान लोग हैं, वक्फ की जमीन को बचा नहीं पाते हैं और वो जमीन जो 1 लाख रुपए की होती है उसे 10 रुपए के एवज में बेच देते हैं। तो सबसे बड़ा जो नुकसान वक्फ को पहुंचाया है वो किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया, वो सबसे बड़ा नुकसान खुद वो जो मुतवल्ली होते हैं, इसके जो केयर टेकर होते हैं। बड़े अफसोस की बात है, एक बात को कह के खत्म करूंगा, 8 लाख एकड़ जमीन है, 375 लाख करोड़ की जमीन है ऑल ओवर इंडिया, और ये सारी जमीन गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतामा के लिए, मसाकीन के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं बताऊं आपको कि वक्फ एक टाइम था, अपने बचपन में मैं देखता था, मेरी वालदा बताती थी कि 50 रुपया माहाना बेवाओं को वक्फ देता था। अब वो सब क्या हो गया? ये सब लोग काट पीट के वक्फ के जो ऑफिसर्स हैं, ये वक्फ को खा गए, उसको बेच दिया इन्होंने। ये वक्फ ये जो मौजूदा वक्फ एक्ट है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इसमें, नया वक्फ एक्ट बनना चाहिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इसमें, ईमानदार ऑफिसर आए। बिल्कुल नहीं, मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये जो सर्वे किया जा रहा है मुसलमानों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया जा रहा है। ये जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े होटल हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं, इन्होंने दबा रखा है वक्फ की जमीन को। चलिए अब जवाब लीजिए शोएब जमील। बचाने के लिए सर्वे ठीक है, ये कह रहे हैं बचाने के लिए है सर्वे, आप बता रहे हैं छीनने के लिए है। कलीमुल हफीज बता रहे छोटा एनआरसी है। भाई अगर जो फिरोज भट्ट साहब ने बताया उसी मकसद के लिए किया जा रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीनों को जो कब्जा दूसरे लोगों ने किया है, मॉल वाले, उन लोगों के लिए, तब तो हम फूल मालाओं से उसका स्वागत करते। लेकिन यहाँ राजीव तुली जी और बीजेपी के जो मंत्री हैं और ये प्रवक्ता, वो तो कुछ और कह रहे हैं कि वे वक्फ बोर्ड ही दूसरे की जमीनें कब्जा कर चुका है, लिहाजा हमको इनसे वापस करना है। नंबर 1। नंबर 2 कि चूंकि ये सर्वे किया जा रहा है एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का जो मुस्लिम्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो सरकारी खर्चे पर अगर सर्वे होगा तो क्या ये आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है? नंबर 3, सिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को करप्शन करने के मामले में नामजद अभियुक्त है, एफआईआर है। क्या योगी जी ने उसकी गिरफ्तारी करवा दी क्या? बताइए, आप बता दीजिए कौन हल्ला बोलेगा उनके खिलाफ? ये 3 सवाल का जवाब दे दीजिए बस। पहले मनीष शुक्ला से जवाब ले लीजिए, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान था वो सुनवाएंगे। जल्दी से मनीष शुक्ला जी। देखिए अदिति जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कोई बात छिपा के नहीं कहते। मैंने लगातार इस बात को कहा कि 2 उद्देश्य के लिए सर्वे और सीमांकन किया जाएगा। एक तो जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है उसको, वक्फ की जमीन को छुड़ाया जाएगा। दूसरा, 7 अप्रैल 1989 के आर्डर की आड़ में जो गीते, जो ऊसर, जो बंजर वक्फ के नाम रजिस्टर्ड हो गई है, जबकि वक्फ अधिनियम में कहता है कि आवेदन के बाद ही हो सकती है, उसको भी छुड़ाया जाएगा। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, दोनों उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। तीसरी बात, मुझे कहने में, एक बात और कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये जो लोग हल्ला बचा रहे हैं दरअसल कहीं न कहीं उन माफियाओं को बचाना ही चाहते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बचाने की कोशिश है माफियाओं को। पहले आपको सुनवा देते हैं आईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज क्या कहा, क्या आरोप उन्होंने लगाए वक्फ की संपत्ति के सर्वे पर। सबसे पहली बात तो यह है कि
ये ऑर्डर इलीगल है, इसको यूपी सरकार फौरन विड्रॉ करना चाहिए। और क्यों इलीगल है? अगर वक्फ प्रॉपर्टी वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, वक्फ है, तो आप कैसा गवर्नमेंट ले सकती है उसको? गवर्नमेंट को चाहिए कि सेक्शन 83 ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़ें। आप कोर्ट को जाइए, कैसे आज आप ये ऑर्डर निकाल रहे हैं और कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता क्या इसके ऊपर? आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है। तो इमीडिएटली आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को। और आपका इंटेंशन ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। आपको इख्तियार ही नहीं है ये करने का, ये गलत काम आप कर रहे हैं। सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहाँ बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, वो दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? ये पूरी चीजें जो हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, तीसरा ये है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। राजीव तुली जी, कई 3 पॉइंट यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए। एक तो उन्होंने कहा ये टारगेटेड सर्वे है, दूसरा उन्होंने कहा भाई आप बुला लीजिए ना शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को, उनसे कह दीजिए वो खाली कर देंगे। इस पर सर्वे तक जाने की क्या जरूरत थी? मैं ओवैसी साहब को उतना ही बड़ा नेता मानता हूं जितना शोएब जमई है। ओवैसी साहब एक हैदराबाद की वर्ल्ड सिटी के नेता हैं, उनका कोई नेशनल इंटरनेशनल की ज्यादा अपील है। एक बिहार में गलती से 5 लोग जीते थे, संभाल नहीं पाए, 4 चले गए। शोएब जमई पूरा ओखला गवर्न करते हैं, शोएब जमई उनसे ज्यादा बड़े नेता हैं, तो मैं उनकी बात पे बहुत अधिक तवज्जो नहीं करता। बैरिस्टर लिखते हैं आज तक किसी केस में शायद खड़े नहीं हुए हैं, कोई केस जीता भी नहीं होगा। देखिए कुल मिलाकर के ये जो वक्फ बोर्ड का जो वक्फ एक्ट है, संविधान में ये पार्लियामेंट ने पास किया है, तो इसमें पार्लियामेंट को ये सब जो एनामोलीज इसमें है उसको पार्लियामेंट को रिमूव करना चाहिए। इन सब जो वक्त ने सोच लिया ये जमीन अपनी है, सर्वेयर अपना है, वो सर्वेयर जाकर के बोल देगा। जो उसका वो जो बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड में जो 6-7 मेंबर हैं वो सबके सब मुस्लिम है, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम एमपी है, मुस्लिम एमएलए हैं। तो आप कुल मिलाकर के एक बड़े देश में एक छोटा देश अपना अलग से चला रहे हैं। आज 8 लाख एकड़ की जमीन है, डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ा लैंड ओनर कैसे बन गया? माने कुल मिलाकर के क्या तर्क है इस सब के पीछे? तो वो जो बात कह रहे हैं, मुझे कुल मिलाकर के ये लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो एक एक्ट लिया है, इससे प्रेरणा लेकर के केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट को ये जो वक्फ का जो एक्ट है, इस एक्ट में परिवर्तन करना चाहिए। इस एक्ट में ये जो सारी देखिए कहीं भी कोई भी एक्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल के केसेस लड़ने के लिए लोकल कोर्ट, ये वक्फ के एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, शोएब जमई से जवाब ले लीजिए, उसके बाद सुमैया राणा प्लीज जल्दी 30 सेकंड ईच। आज जो मीडिया ये सवाल उठा रहा था कि भाई यहाँ से मोदी जी और योगी जी तो मुसलमानों की भलाई के लिए सर्वे करवा रहे हैं और इसमें मुसलमान हल्ला क्यों कर रहे हैं, ओवैसी जी ने क्यों बयान दे दिया, आप शोएब जमई क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं मेरे भाई कि राजीव तुली जैसे जो जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो सुबह से सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की भलाई नहीं चाहते हैं, बल्कि वक्फ 1995 एक्ट को खत्म करवाना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करके रजिस्ट्री में शामिल करवाना चाहते हैं और भी करवाना चाहते हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी जिस काम के लिए बना था वो खत्म हो जाए, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अब आई बात समझ में आपको
इसका क्यों ना विरोध? आप मेरी जमीन हड़प लेंगे, आप मेरा सामान ले लेंगे, अगर मेरा घर हड़प लेंगे तो मैं क्यों ना विरोध करूं? एग्जैक्टली वही सवाल है। अच्छी बात बोली आपने, किसी की जमीन हड़प लेंगे, किसी का घर हड़प लेंगे, उसका इलाका हड़प लेंगे तो सवाल उठेगा, सवाल उठेगा शोएब जमई, बिल्कुल सवाल उठेगा। और वो सवाल यहाँ उठ रहा है। फिरोज बख्त, उसके बाद सुमैया राणा। हाँ, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैंने इन कदावर जो नेता हैं, जो मुसलमानों के कदावर नेता समझे जाते हैं, शोएब जामई और आपके जो वो हैं दूसरे हैदराबाद वाले ओवैसी साहब, मैं कहना चाहूंगा हर चीज पे बहुत खुश हो रहे हैं शोएब जमई। आपने ओवैसी साहब के ऊपर जो उनको रेटिंग दी है, बहुत प्रसन्न है वो इस वक्त। नहीं, सुनिए, शोएब जामाई उनसे बेहतर नेता साबित हो सकते हैं मुसलमानों के लिए, थोड़ा सा सही रास्ते पे अगर आ जाए, भड़काएं नहीं मुसलमानों को। देखिए मैं कहना चाहता हूं, हर बात पे जो है ओवैसी साहब एनआरसी को ले आते हैं। उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह का कि वो हिंदुस्तान में है, जहां वो दारुस्सलाम में रहते हैं ना, हैदराबाद में। आपके ओवैसी साहब, अगर एनआरसी आ जाए तो उनकी जमीन जाए और वो फिर छटपटाते फिरेंगे। देखिए, अगर आप नेता हैं मुसलमानों के, सही रास्ते पे चलाइए, उनको बहलाइए, फुसलाइए, भटकाइए, भड़काइए नहीं, क्योंकि आप जिस तरीके से जहर उगलते हैं, आग लगाते हैं, वो मुसलमान। ठीक है, आप जवाब लीजिए, पहले कलीमुल हफीज से जवाब ले लीजिए, सुमैया राणा, उसके बाद प्लीज जल्दी। शोएब जमई, मैंने आपको बहुत वक्त दिया है, प्लीज। सुमैया राणा को सिर्फ एक बार बोलने का मौका मिला है, प्लीज। नहीं, पहले जल्दी से कॉमेंट कलीमुल हफीज, उसके बाद सुमैया राणा, जल्दी। देखिए, कोई छोटा आदमी किसी बड़े आदमी को बुरा कह दे तो वो बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए तरीके से यहाँ के जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। सर, कैसे एक को तो पार्टी ने भी ऑन नहीं किया, वो राजनीतिक विश्लेषक लिख रहा है, और दूसरे को भी ऑन नहीं किया, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? वो गली का है, नेता नहीं है, उसी को तय करना है। भाई आपने कहा कि कोई छोटा आदमी बड़े आदमी को बड़ा छोटा कह दे तो छोटा नहीं हो जाता। फिर आपने जो भाषा यूज करनी शुरू की, वो किस तरह की भाषा है सर? बड़ी खुश हो रही थी। नहीं, आप सुन तो लीजिए। अरे सर सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी के जितने इंटरव्यू मैंने किए होंगे ना सर, उसके लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, कंपटीशन नहीं हो रहा है कि शोएब जमई ज्यादा बड़े नेता है असदुद्दीन ओवैसी। शोएब जमई का रिएक्शन था जिसका मैंने जिक्र किया, और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने नहीं आऊंगी। कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, आप वक्फ की ट्रिब्यूनल नहीं है कि आप आके मुझ पर आरोप लगा देंगे फिर मैं वहां जाकर पेशी दूंगी। ऐसी कोई पेशी नहीं देती मैं। मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपके पास 20 सेकंड है। वक्त की बात सुन के आप खुश हो जाइए, हम तो खुश होंगे नहीं। अब आइए आगे की बात सुनिए। मैं किस पे खुश होंगी और किस पे नाराज? आपकी परमिशन नहीं चाहिए उसके लिए भी। आप यहाँ दूसरों पर आरोप लगाते हैं, वो तय करते हैं आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे जाएंगे, और एंकर को आप समझाने लग जाते हैं। आप इस पे खुश हो रही हैं, आप उस पे दुखी क्यों नहीं हुई, इस पे आपने रो क्यों नहीं दिया, इस पे आप चिल्लाई नहीं? मत पढ़ाइए ये सब, ये पढ़ाने के लिए डिबेट नहीं है। आप बताइए ना, मेरे बोलने पे तो खुश होना कब नहीं? अरे सर बख्श दीजिए, सर बख्शिए मुझे, मैं जानती हूँ मुझे कब खुश होना चाहिए और कब नहीं। ठीक है, आप मुझे छोड़ दीजिए, चलिए अपने नेता पर आ जाइए, उनकी सियासत पर आइए। आपको अगर सुनना ही नहीं है हमारी बात, अगर आपको हमारी बात नहीं सुना है सर, बहुत देर सुना है मैंने, बहुत देर सुना है मैंने। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास तार्किक दलील है, पॉलिटिकल। मैं आपसे बार-बार ओवैसी के स्टेटमेंट को लेकर सवाल पूछ रही हूं, आप कुछ और ही बता रहे हैं। सुमैया राणा जल्दी से। देखिए अदिति जी, पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1.25 लाख के करीब वक्फ है सुन्नी और 35,000 के करीब आसपास शिया वक्फ है। पिछले 10 सालों से, जब से मतलब पिछला 5 साल और ये वाला जो अब जीत के आए हैं, तब से एक ही चेयरपर्सन है सुन्नी वक्फ बोर्ड के। ये क्या हितैषी है भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, गरीब मुसलमानों के लिए, अमीर मुसलमानों के लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपके चैनल पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप कहें तो मैं एक विपक्ष होने के नाते मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं जल्दी से आपको 20 सेकंड दे सकती हूँ, सवाल पूछ लीजिए। 1986 में आप सवाल पूछ लीजिए। 1986 में जब शाह बानो वाला मामला था तो एक एक्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। उसमें कहा गया था कि जो तलाकशुदा महिलाएं होंगी उनको गुजारा भत्ता उस प्रदेश का वक्फ बोर्ड देगा। 1986 से लेके 2002 तक आज तक एक भी महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। तो क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार यहाँ कह करके जाएंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुमैया, सुमैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपने भी पॉइंट उठाया ना सुमैया, माफी के साथ ये फिरोज बख्श साहब ने भी उठाया था। शुरुआत में ही फिरोज बख्श साहब ने भी इसी पॉइंट की तरफ ध्यान लाए थे। मेरे पास समय का अभाव है, इसके लिए माफी, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच ही कहा गया है कि ये वक्त
वक्त की बात है, आज के दौर में इसमें थोड़ा बदलाव आप कर लीजिए और इसे कह दीजिए ये वक्फ की बात है। मगर सोचिएगा जरूर, अचानक वक्फ बोर्ड की जमीन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी क्यों लगने लगी है सरकार को? क्या ये चिंता सियासी है या फिर ये मजहबी या ध्रुवीकरण की चिंता? सोचिएगा जरूर। असदुद्दीन ओवैसी हर बार कितनी सफाई से विक्टिम कार्ड खेल जाते हैं, उन्हें ऐसे मौके यकायक मिल जाते हैं या फिर थाली में परोस कर दिए जाते हैं। इस विक्टिम कार्ड में मुसलमानों का फायदा है या फिर ओवैसी का या फिर बीजेपी का या फिर किसी का भी नहीं? सोचिएगा जरूर कि ओवैसी क्यों कहते हैं कि अगर मदरसों या वक्फ बोर्ड का सर्वे हो तो मंदिरों मठों का भी सर्वे हो। साफ है ओवैसी इस पूरे सर्वे को धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, तो क्या देश की सियासत ने ही मजहबी चश्मा लगा रखा है? सोचिएगा जरूर, क्या इस देश में हिंदू मुसलमान नाम की दो रेखाएं खींच दी गई हैं? शिक्षा हो, खान पान हो, जमीन हो, अंतिम संस्कार हो, यानी जीवन से मरण तक हर समस्या का समाधान धर्म में ही क्यों खोजा जा रहा है? क्या ये दिमागी दिवालियापन नहीं है? ये सोचने वाली बात है, ये सोचिएगा जरूर। आज कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही।